Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. जय हिंद. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. देखिए, कल जो है ये मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा थ्योरी के दृष्टिकोण से. ठीक है, थ्योरी के दृष्टिकोण से. अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टेस्ट, अब इसके पहले जो टेस्ट हुआ था सीक्वेंस सीरीज का हुआ था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट अपलोड हो गया. कि पहले किसका हुआ था? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हुआ था, किसका हुआ था? देखिए, इस सैटरडे और संडे में जो एक प्रैक्टिस क्लास होगी आपको प्रोबेबिलिटी की. ठीक है, सैटरडे और संडे ये 2 दिन मैं आपको आपको प्रोबेबिलिटी का ही प्रैक्टिस करवाऊंगा. ठीक है, सैटरडे और संडे को. तो कल देखो, कल कौन सा दिन है? थर्सडे. थर्सडे को मैं प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर दूंगा. अब आगे पूरा सुनिएगा. फ्राइडे को आपका शुरू हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स, वही 12:30 से. फ्राइडे को भी स्टैटिस्टिक्स होगा और सैटरडे को भी होगा. सैटरडे को भी स्टैटिस्टिक्स होगा. फ्राइडे और सैटरडे को भी स्टैटिस्टिक्स होगा. ठीक है, और आपको सैटरडे को भी आपको प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस मिलेगी और संडे को भी मिलेगी. संडे को भी अब की बार दोनों. तो इन 2 दिन हम प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस के नाम करेंगे, क्योंकि हाँ, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हुआ था सर 75 क्वेश्चन का और 30 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज. अभी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टेस्ट दिख रहा है, तो इसके पहले तुम दे चुके परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टेस्ट कि नहीं? दे चुके हो पहले से? तो आपको 2 दिन प्रैक्टिस मिलेगी, तो इस पर घबराइएगा मत. ठीक है, कल यदि मैं प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करता हूं तो आप घबराइएगा मत. आप ये मत घबराइएगा कि अब अरे सर तो प्रैक्टिस करवाया नहीं. प्रैक्टिस सैटरडे और संडे को इतनी होगी. ठीक है, हाँ, इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप एकदम तृप्त हो जाओगे एकदम. ठीक है, टेंशन एकदम मत लीजिएगा. कल मैं आपको बेस थ्योरम इस तरह की चीजें कंप्लीट करवा दूंगा और सैटरडे संडे को इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप एकदम संतुष्ट हो जाओगे प्रोबेबिलिटी से. ठीक है, इसकी टेंशन एकदम मत लीजिएगा आप. ठीक, चलिए. तो आज हम थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं ऑड्स इन फेवर. ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट. ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ए. ठीक है, अनुकूल किसी घटना ऑफ एन इवेंट ए. किसी घटना के अनुकूल ए के अनुकूल संयोगानुपात. और किसी घटना ए के
प्रतिकूल संयोगानुपात। ठीक है, यूट्यूब पर भी प्रैक्टिस चलती है बेटा शाम के 6 बजे। इस समय PYQ चल रहे हैं परमुटेशन के आपके। कल थोड़े आसान वाले करवाए थे, आज थोड़े और अच्छे वाले करवाएंगे। ठीक, तो किसी घटना ए के अनुकूल संयोगानुपात, यदि मान लीजिए किसी भी इवेंट, जैसे आप कहते हो ना कि इंडिया के जीतने के चांसेस, मतलब ऑड्स इन फेवर का मतलब हो गया किसी इवेंट, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ऑड्स इन फेवर जो होता है वो किसी प्रोबेबिलिटी का मान नहीं है बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप कि किसी घटना को फेवर, मतलब इससे ये पता चल जाएगा कि उसके, जैसे मान लीजिए किसी के जीतने के चांसेस कितने हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी, जब बोला जाता है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, किसी इवेंट ए की ऑड्स इन फेवर एक क्वांटिटी है, ठीक है, घटना ए के अनुकूल संयोगानुपात, तो इसमें हम बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ए के और नंबर ऑफ अनफेवरेबल ऑफ ए, आउटकम्स ऑफ ए, अरे यार, ऑफ ए को कितने फेवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि इंडिया के जीतने के चांसेस ऑड्स इन फेवर ऑफ विनिंग, विनिंग के यदि ऑड्स इन फेवर की बात करते हैं और उसको बोलते हैं 4/2, इसका मतलब 4 उसको फेवर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, फीवर नहीं फेबर, अरे यार फीवर नहीं है भैया, फेवर है। यार फीवर बता रहा है, फेवर मतलब अनुकूल होता है यार, फेवर मतलब अनुकूल होता है बेटा, फीवर लिख रहा है यार, ये बड़ी समस्या है। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, इसका मतलब है कि ये यदि निकाला गया, ऑड्स इन फेवर यदि बोला गया है किसी इवेंट के, किसी ए के अनुकूल संयोगानुपात, तो ऊपर समझिएगा कि आपको फेवरेबल है और नीचे अनफेवरेबल है। और ऑड, ऑड्स अगेंस्ट ई, अगेंस्ट ए, यदि किसी ए इवेंट के ऑड अगेंस्ट निकाला जा रहा है, मतलब ऊपर जो होगा वो नंबर ऑफ अनफेवरेबल, अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रतिकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर, जैसे मान लीजिए कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए, ये आपको गिवन है, मान लीजिए कि m/n, मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए, ए के अनुकूल, ए के अनुकूल संयोगानुपात, संयोगा, आपको m/n दिया गया है, अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है। कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बताना जल्दी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, ऑड्स इन फेवर दिया है किसी इवेंट का, तो इसका मतलब है कि ऊपर फेवरेबल है और नीचे अनफेवरेबल है,
और फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल आपका टोटल के बराबर होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब फेवरेबल तो एम है और टोटल क्या है, एम प्लस एन। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। मान लीजिए ऑड्स अगेंस्ट दिया गया है, ऑड अगेंस्ट ए, ए के प्रतिकूल संयोगानुपात। मान लो ये गिवन है आपको और वो वैल्यू क्या गिवन है, m बाई एन। तो आप समझ लीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है, तो फिर इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ऊपर अनफेवरेबल है और नीचे क्या है आपका फेवरेबल है। तो ये फिर n अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा। चलिए देख लीजिए एक बार, n अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। ऑड्स इन फेवर होगा बेटा, ऑड्स इन फेवर होगा तो ऊपर फेवरेबल होगा, नीचे अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल अनफेवरेबल टोटल होता है और इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पूछता है। ठीक है, थोड़ा माइंड इस्तेमाल किया करो यार, बिना दिमाग के लग रहा आ गए धरती पर। कुछ लोग बिना दिमाग के आ गए धरती पर लग रहा। अरे जब मैंने ये बताया कि ऑड्स इन फेवर दिया गया है आपको, कभी भी दिया होगा तो ऊपर फेवरेबल है नीचे अनफेवरेबल है। यदि प्रोबेबिलिटी ए चाहिए तो फेवरेबल अपॉन टोटल होगा, और मैंने कहा फेवरेबल अनफेवरेबल मिलके टोटल होता है। तो यदि m बाई एन दिया है और m फेवरेबल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए m अपॉन एम प्लस एन नहीं होगा। और यदि ऑड्स अगेंस्ट दिया गया है तो ऊपर आपका अनफेवरेबल है नीचे फेवरेबल है। यदि इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो फेवरेबल अपॉन टोटल होगा। तो फेवरेबल कितना है, तो n है, और टोटल कितना हो जाएगा, m प्लस एन हो जाएगा। हो गया आपकी नहीं? अरे यार ऑड्स इन फेवर है तो ऊपर फेवर है नीचे अनफेवर है, और ऑड्स अगेंस्ट है तो ऊपर अनफेवर है नीचे फेवर है। बस हो गया, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, चलिए अब चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो हो गया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स टॉस्ड किए गए हैं। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है। फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads, of getting 2 heads given that at least one coin shows head। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रतिबंध प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब वही प्रतिबंधित प्रायिकता। चलिए करिए, अब ये मत कहना इसकी हिंदी लिख दीजिए। तुम यदि इसकी हिंदी नहीं समझ सकते तो हे प्रभु आप कैसे एसएसबी दोगे और कब सीखोगे, और तुम कैसे इंग्लिश पढ़ते हो जब तुम्हें पता है कि इंग्लिश भी आती है तुम्हारे एग्जाम में, यदि तुम इसकी भी हिंदी नहीं निकाल पाओगे तो है। मेरा सर गुरुजी अच्छा नंबर लाने के लिए क्रैश कोर्स लेना पड़ेगा। यदि आपको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप जरूर ले सकते हो कोर्स। वो तो डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग हो, और आप लेने के बाद यदि आपको, देखो ऐसा होता है ना कि यदि आपको थोड़ा भी फायदा हो जाएगा तो फिर आप कहोगे आपका चल गया। वो डिपेंड करता है कि देखिए उस पर कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके अनुसार हम, क्योंकि 2 कोर्स लेने जा रहे हैं तो हमारे माता पिता क्या सक्षम है कि नहीं है। और दूसरी चीज, इसमें 2 पहलू बनते हैं। दूसरा पहलू बनता है कि हमारे लिए कितना वो जरूरी है और उससे हम कितना फायदा ले सकते हैं, क्या हमारे लिए फायदा करेगा, और यदि क्या हमें
यदि उस वहां से एक क्वेश्चन भी हमारे लिए फायदा हो गया, दो क्वेश्चंस भी हो गया, तो क्या हमारे लिए वो फायदेमंद है? तो इस सोच से आप जरूर ले सकते हो। कम से कम इसकी हिंदी आपको आनी चाहिए यार, इतनी शुद्ध। तो आप कम से कम, ये जनरल लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स का ज्यादा यूज नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो कॉइन को टॉस किया गया बेटा, ठीक है, दो कॉइन को टॉस किया गया है। देखिए यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख दिया उसने, यदि वो नहीं भी लिखता तब भी आप समझ जाते कि कहना क्या चाहता है। ठीक, दो कॉइन को टॉस किया गया है और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दो हेड आ जाए, और एक इवेंट पहले ही हो चुका है, एटलीस्ट वन कॉइन सोज हेड। तो जो ये बी इवेंट है वो हो चुका है। वो पता क्या हो चुका है कि कम से कम एक कॉइन के पास हेड है, मतलब हेड हेड ये भी इसके अंदर आएगा, हेड टेल ये भी आएगा, टेल हेड ये भी आएगा। ये इवेंट हो चुका है। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो लोग। दो पासों को, सॉरी, दो सिक्कों को उछाला गया है। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एटलीस्ट वन कॉइन सोज हेड, मतलब हां, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दो हेड्स आ जाए ऑफ गेटिंग टू हेड्स। यदि ये वाला इवेंट हो चुका है, जो इवेंट हो चुका है, जो आपको दिया गया है इवेंट, वो ये है कि कम से कम एक कॉइन पर हेड आए। तो इस पर भी कम से कम एक कॉइन पर हेड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। यदि ये इवेंट हो चुका है तो मतलब नीचे 3 होगा। तो ये बताइए, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है दो हेड आने की, दो हेड आने की, मतलब ये आपको फेवर कर रहा है। 1/3 वाले सही हैं, टीटी नहीं आएगा। बेटा मैंने क्या बोला कि यदि आपको कोई कंडीशन दी है, जैसे कि दो कॉइन तो फेंका गया, दो कॉइन फेंका गया तो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये सब आएगा, ये सब आएगा। लेकिन आपको एक इवेंट गिवन है, गिवन दैट ये हो चुका है, तो बताइए इसके होने की प्रोबेबिलिटी। तो जब ये हो चुका है तो ये वाला नहीं होगा। ये हो चुका है तो ये बताइए कि दोनों 2 हेड्स आए होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो फिर वो 1/3 हो जाएगी। चलिए, हाँ, वहां पर सीक्वेंस सीरीज चल रहा है अभी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन, एक पासे को क्या किया गया है, फेंका गया है। सम ऑफ नंबर्स इज 7। जो सम ऑफ नंबर्स है वो क्या 7 है। तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नंबर 2 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आया होगा, कम से कम एक बार आया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। हाँ, आर डी शर्मा जरूर लगा सकते हो। देखो, प्रोबेबिलिटी लगानी है तो आपको एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, ये सब बुक्स लगानी पड़ेंगी। उससे क्या होगा, आपकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होगी, तभी स्ट्रांग होगी। जितना आप खुद क्वेश्चंस करोगे, एग्जाम्पल देखोगे, तब प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होगी। ऐसे नहीं होगी, इसमें गलतियां बहुत होंगी, बहुत गलतियां होंगी। और जितना करोगे गलतियां होती जाएंगी और गलतियों में कमी आती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे गलतियां बहुत कम होंगी, ठीक है। देखो, एक डाई को फेंका गया है और सम ऑफ नंबर्स क्या आ गया है, 7, मतलब ये इवेंट हो चुका है, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, 7। संख्याओं का योग कितना आ जाए, 7। ये इवेंट हो चुका है, एक डाई को फेंका गया है। तो अब ये बताइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि नंबर 2 कम से कम एक बार आया है। तो जो इवेंट हो चुका है वो बी इवेंट है। जो इवेंट हो चुका है कि सम 7 आ चुका है, ठीक है। और डाई थ्रोन नहीं होगा यार, एक मिनट, और डाई कैसे होगा, सॉरी, और डाई नहीं होगा, ट्वाइस। मैंने थोड़ा गलत लिखा है, ऑब्वियसली गलत लिखा है, ट्वाइस होगा ना यहां पर, क्योंकि यार एक डाई को फेंका गया तो 7 कैसे आएगा।
एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को क्या होता है, 2 बार फेंका जाता है। तो अभी तो 7 आएगा। अब देखिए जो इवेंट हो चुका है वो इवेंट क्या है, जो इवेंट हो चुका है वो क्या है कि सम 7 आ चुका है। तो सम 7 आया होगा तो क्या आया होगा, 1,6, 2,5, 6,1, 5,2, 3,4 और 4,3। ये हो चुका होगा, ये इवेंट हो चुका है। सम 7 आ चुका है ना बेटा। अब तो 6 तो आपके टोटल बन गए। अब वो कह रहा है कि किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, जिसमें 2 कम से कम एक बार आया हो। तो ये हमें फेवर नहीं करेगा, ये फेवर करेगा, ये फेवर करेगा। 2 फेवर करेंगे हमें, 2 ही तो फेवर करेंगे हमें, 2 फेवर करेंगे ना हमें, एक कैसे फेवर करेगा यार। क्या यार तुम लोग भी, एक कैसे फेवर करेगा बेटा। 6/36 होगा। जो इवेंट हो चुका है, उस जो इवेंट हो चुका है मतलब कोई इवेंट हो चुका है, सम 7 आ चुका है, तो फिर ये हुआ होगा ना। अब ये हो गया है तो 2 कम से कम एक बार आया हो, 2 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 2 इसमें भी आया है कम से कम एक बार, इसमें भी आया है, तो 2 हमें फेवर कर रहे हैं, 2 हमें फेवर कर रहे हैं। ये 1/18 कैसे आ रहा है, ये कौन सी कहानी है, ये 1/18 कहां से आ गया। अरे भाई सिंपल सी है, एक डाई को 2 बार फेंका गया है, सम 7 आया है, ये इवेंट हो चुका है तो सम 7 आया है ये। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 कम से कम एक बार आया हो। तो आप चेक कर लीजिए 2 कम से कम एक बार आपके 6 में से, ये जो 6 हैं उनमें से कौन आपको फेवर कर रहे हैं, बस हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हो गया। चलिए अभी ऐसे ही मैं करवा रहा हूं, लेकिन जिस दिन प्रैक्टिस सेशन होगी लंबी क्लास, उस दिन मैं आपको एक ही टॉपिक के बहुत क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिससे बहुत क्लियरिटी आएगी। अभी थोड़ी थोड़े करते चलो, अपने से करते चलो, और एक दिन सैटरडे संडे में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें मैं बहुत एक ही वैरायटी के बहुत क्वेश्चन लाऊंगा, तो वो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लेकिन मैं पहले चाहता हूं कि आप जाके खुद पहले ट्राई करिए बेटा। एनएस, यदि आप राहुल जी, यदि जो मेथड मैं बता रहा हूं उसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करें, तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ा हो कल का लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा अलग तरीके से इसमें करूंगा। मैं एक डाई को फेंका गया, उसको छोड़िए, सम 7 आया होगा, ये आपको बी इवेंट है, ये बी, ये हो चुका है, और ये जो हो चुका है उसी के अंदर से जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है फेवरेबल, हम उसी के अंदर से लाएंगे। तो टोटल आपके पास जो इवेंट हो चुका है वो क्या है, उसमें उसमें 6 आपके पास आउटकम है, उनमें से कौन आपको फेवर कर रहे हैं ये मैं लिख रहा हूं। बात समझ रहे हो, कल के लेक्चर में मैंने आपको यही समझाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कल या परसों में, कि मैं क्या करूंगा। या तो 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे लिखिए 2/36 और 6/36, आप ऐसे करिए। लेकिन मैं क्या करता हूं, सीधे जो इवेंट हो चुका है उसको लिख लिया, उसी में से फेवरेबल इसको टोटल मान लिया, और इसी के अंदर से फेवरेबल को मैंने ऊपर लिख दिया, सीधे आंसर आ गया। ठीक है, एक डाइस को 2 बार फेंका गया, ये बोला गया आपसे। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज। हाँ, संडे को होगी इस बार क्लास। पीए आपको दिया गया है 3/8 और पीबी दिया गया है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है 1/4, और पी ए डैश बाई बी डैश, ए डैश बाई बी डैश, ये आपको चाहिए, एंड पी बी डैश बाई ए डैश चाहिए।
यहां पर भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, जो हो चुका है उसी में से फेवरेबल लाएंगे, जो हो चुका होगा उसी के अंदर से फेवरेबल लेकर आएंगे। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी की होगी, तुम टेंशन ना लो यार, बिना ज्यादा प्रैक्टिस कराए मैं चैप्टर को खत्म, मतलब ये नहीं छोड़ूंगा नहीं, बिना प्रैक्टिस कराए संडे तक आपकी प्रैक्टिस होगी, ज्यादा संतुष्टि तुम्हें मिलेगी पूरे चैप्टर में, पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन अभी मैं नहीं करवा रहा हूं, अभी आप खुद ट्राई करिए, उसके बाद जब आप उसको पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सारा मैं ही पढ़ा दूंगा ना पहले, तो फिर तब तो सब रट जाएगा, फिर मजा नहीं, फिर वो सोच नहीं पाओगे आप उसके। पहले आप ट्राई करिए, लड़िए भिड़िए, फिर आपको क्लियरिटी आएगी, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि आप गलती कहां कर रहे थे उस टाइप के क्वेश्चंस में, वो तब क्लियरिटी समझ में आएगी। पहले मैं बता दूंगा तो फिर रट लोगे हर चीज को। देखो ये दिया गया है और आपको बताना है पी ए डैश बाई बी डैश। अब इसका मतलब क्या हुआ, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश, यही तो होगा, यही तो होगा भाई। ए डैश बाई बी डैश का मतलब क्या हो गया, ए डैश जैसे जैसे पी ए बाई बी होता है वैसे ए डैश बी डैश हो गया, वैसे ए डैश बी डैश हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये डिमॉर्गन्स लॉ से आप इसे लिख सकते हो ए यूनियन बी का डैश, इसे लिख सकते हो ए यूनियन बी का डैश, और ये हो जाएगा अपॉन पी बी डैश। और किसी का भी डैश क्या होता है बेटा, वन माइनस ये होता है, और वन माइनस पी बी। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई है। अब ये मत कहना ये समझ में नहीं आया, मैंने डी मॉर्गन्स लॉ आपको बताया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी का डैश होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी का क्या होगा, डैश होगा। डिटेल में क्या समझाना है यार, फिर वही बात है, सेट थ्योरी तुम पढ़ के नहीं आए हो यार, एक फॉर्मूला है और डिटेल तो ऐसे बताते हो, ऐसा लगता है पता नहीं क्या, कौन सी बहुत बड़ी चीज आपको पढ़ाई गई है यार। सिंपल सी चीज है, यूनियन ए यूनियन बी है, उसका डैश है तो डैश अलग अलग लगेगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन लग जाएगा। यदि इंटरसेक्शन डैश है और ये डैश अलग अलग लगेगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन लग जाएगा। ऐसा लग रहा बहुत पहाड़ चीज, बहुत पहाड़ चीज आप पढ़ रहे हो। मैंने कहा था सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ के आना, तुम इसको यदि ये नहीं लिख पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें यह भी नहीं आता है कि पी ए बाई बी क्या होता है। कम से कम ये आना चाहिए कि ये पी ए इंटरसेक्शन बी होता है अपॉन पी बी होता है भैया। और जब यहां पर ए बी होता है तो ये होता है, जब ए डैश होता है बी डैश होता है, जब ए डैश बी डैश है तो वहां पर ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें यदि ये नहीं आता तो फिर तुम्हें ये डिमॉर्गन्स लॉ नहीं आता। मैंने कहा था सेट थ्योरी आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो मैंने देखो ये जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है उसको ए यूनियन बी का डैश लिख दिया, ए यूनियन बी का डैश। और किसी का डैश प्रोबेबिलिटी में निकालना है तो वन माइनस पी ए यून, वन माइनस होता है, ये मैंने कल बताया था, तो पी बी डैश वन माइनस पी बी। अब बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया, पढ़ा करो घर में, घर में पढ़ा करो, खेल मत लिया करो मैथ्स को, खेल मत, यूट्यूब देख देख के तुमने ना क्या कर लिया, खेल समझ लिया हर चीज को, और चीज को बहुत आसान समझ लिया है, बहुत आसान समझ लिया है, सिलेक्शन को सब कुछ को इतना आसान समझ लिया है ना कि ऐसा लगता है आप ही के लिए सीट खाली है, बाकी लोग तो उस पर बाकी लोग तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, केवल आप ही पढ़ रहे हो, या फिर प्रशांत सर जिनको पढ़ा रहे हैं वही बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी टीचर्स तो नहीं पढ़ा रहे हैं भैया, बाकी भी पढ़ा रहे हैं, वहां भी अच्छे बच्चे हैं, वहां भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, ठीक है, पढ़ा करो घर में, सब चीजें आपको बताई जा चुकी हैं।
अब पी ए यूनियन बी निकालने भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोग वो भी नहीं पढ़ के आए होंगे फॉर्मूला, ना वो पढ़ना ही नहीं है। बिना पढ़े समझा दे कोई, बिना पढ़े कोई समझा दे हमें मैथ, बिना मेहनत की सिलेक्शन दिला दे कोई, मुझे ऐसा टीचर चाहिए तुम्हें। 3/8, 1/2 माइनस 1/4, सब कुछ उठा के रख दीजिए, ठीक है। 1 माइनस पी ए यूनियन बी, पी यूनियन बी यहां से मिल गया, पी भी आपको दिया गया, उठा के रख दीजिए। सिमिलरली आपको यहां पर यदि पी बी डैश ए डैश चाहिए, तो वो सॉरी पी बी डैश बाई ए डैश चाहिए, तो वो भी सिमिलरली हो जाएगा पी बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन पी ए डैश। सेम तरीके से आप इसे भी कर दोगे, सेम तरीके से, ठीक है। चलिए आप कर लीजिएगा, ये मेरा उद्देश्य नहीं है माइनस प्लस करना, मेरा उद्देश्य था आपको बताना कि करना कैसे है, बाकी प्लस माइनस तो आप खुद भी कर लोगे। चलिए two dice are thrown, find probability of getting odd number on first dice and multiple of 3 on the other, ठीक है। दो पासे फेंके जाते हैं, ठीक है। प्रथम पासे पर विषम संख्या और दूसरे पर 3 का गुणज आने की प्रक्रिया। मैं हिंदी लिख दे रहा हूं, लेकिन हिंदी वाले कम से कम उन्हें ये इतनी काबिलियत चाहिए कि ये सब समझ सके, नहीं तो बहुत समस्या आगे आने वाली है आपको। Two dice are thrown, find the probability of getting odd number on first dice and multiple of 3 on the other. दो पासे फेंके जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, देखिए दो पासे फेंके जाते हैं तो फिर वही चीज है, पूरा सैंपल स्पेस में वही 1 1, ऐसे ही पूरा आखिरी में 6 6, वही आपको 36 देखने को मिलेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, फर्स्ट डाई पर ऑड आना चाहिए, मतलब 1 3 और 5, और दूसरे डाइस पर 3 का मल्टीपल आना चाहिए, मतलब 1 3 1 6, 3 3 3 6, 5 3 5 6। कितने फेवर कर रहे हैं आपको? कह रहा हम हिंदी वालों के साथ ऐसा क्यों होता है, क्या ये क्या होता है हिंदी वालों के साथ ऐसा? क्या होता है तुम्हारे हिंदी वालों के साथ? 6 आपको फेवर कर रहे हैं 1/6। तो एक तरीका तो ये हुआ कि आप काउंटिंग कर लीजिए। क्या हो गया? कह रहा ये कौन है, ये
कौन है ये जो कि हिंदी वालों के साथ, सर हिंदी, हाँ दीपक सैनी जी कुछ बोलेंगे हिंदी वालों के साथ, कुछ क्या होता है ये? या तो तरीका ये है कि आप ऐसे काउंटिंग करिए 36 में से ये देखिए, ठीक है बेटा, सब कुछ कर लेते हैं, आईएएस भी बन जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपने में सुधार करोगे तब ना, ठीक है। सब कुछ होता है, हिंदी वाले भी बनते हैं और सब कुछ होता है, ये आपकी गलतफहमी है। लेकिन आप यदि सुधार नहीं करोगे, जब जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जब पैदा हुआ था तो वो कोई लैंग्वेज नहीं जानते ना, तुमने सीखा ना, तो आपको यदि पता है कि वहां पर अंग्रेजी की थोड़ी डिमांड है, तो आप अपने में सीखने का प्रयास करिए ना, ठीक है। आप सीखने का प्रयास करिए ना। अनुज जी पहले ये देखिए आपको आता कितना, जितना मैं पढ़ा चुका हूं उतने में तुम कट ऑफ क्लियर करके 100 से 150 नंबर ले आओगे। देखो तुम्हें आता है कि नहीं आता, पहले सिलेबस तुम ज्यादा चिंता करते हो पहले, ठीक है। मूवी मत देखा करो 12th फेल और ये सब मूवी देख के ना, ये सब देखकर ज्यादा वो खुश मत हुआ करो, ठीक है। मूवी देखकर मत देखा करो, मूवी और ये शॉर्ट्स इन सब देख कर ना, नहीं, ठीक है, ये सब बेकार के हैं, ठीक है। आप ये देखिए डिमांड क्या है। यदि आपकी डिमांड में है कि थोड़ी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, तो उसको सीखने का प्रयास करिए, बजाय हिंदी हिंदी चाहिए, हिंदी चाहिए, हिंदी चाहिए, बेटा तो फिर ये काम आपका नहीं है। अभी बड़े हो जाइएगा, जब उस पद पर जाइएगा तो आवाज उठाइएगा। अभी आपका काम क्या है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पर यदि रिक्वायरमेंट है उसकी, तो उसको सीखने का प्रयास करिए, ना कि आप बोलिए अपनी दैनिक जीवन में हिंदी भाषा, कौन मना कर रहा है, आप इंग्लिश एक शब्द इस्तेमाल मत करिए। लेकिन क्योंकि जिस एग्जाम की जरूरत है, ठीक है, जिस एग्जाम की जरूरत है उसमें यदि थोड़ी रिक्वायरमेंट है, तो आपको कहीं ना कहीं उसे अपने अपने हिसाब को तो ढालना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो इस पर मत, ठीक है, मूवी देखकर ज्यादा वो इमोशनल मत हुआ करो, ठीक है। वो मूवी देखकर किसी को मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि मूवी में तड़का लगा के दिखाया जाता है बेटा, ठीक है। मूवी जब तक तड़का नहीं लगाया जाएगा, मूवी मूवी नहीं रहेगी, ठीक है। तो चलिए वो ज्यादा ना हो, आप मेहनत करिए। चलिए दूसरा हम ये कर सकते हैं कि इसमें 2 इवेंट होने हैं, इसमें 2 इवेंट हैं, ठीक। बेटा एग्जाम की भी गलती नहीं है। आप देखिए हमारे देश में ही बहुत ऐसी जगह जहां लोग हिंदी नहीं जानते हैं। अब बताइए, तो पहले तो ये सुधार हो जाए, तब तो आप एग्जाम को सुधारोगे। यही सुधार नहीं है। अब साउथ में चले जाओ, बहुत लोग बोल ही नहीं पाते हैं हिंदी। अब बताइए कैसे उसको चला पाएंगे? तो वो बड़ी दिक्कत है। तो पहले तो ये भाषा, हमारे देश में ही अलग अलग इतनी भाषाएं हैं, ठीक है, तो वो समस्या तो वहीं पर आ गई है। चलो छोड़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। 2 इवेंट हम डिसाइड करते हैं। एक क्या डिसाइड करते हैं? ऑड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, ऐसे भी कर सकते हो आप। और दूसरा इवेंट क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो बताइए ए इवेंट में क्या आएगा? ऑड नंबर फर्स्ट डाइस पर आ जाए तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। और बी क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, मतलब 3 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब क्योंकि आपको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, मतलब ये भी इवेंट होना चाहिए और ये भी इवेंट होना चाहिए, ये भी इवेंट होना चाहिए, ये भी इवेंट होना चाहिए बेटा, ठीक। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी। देखो क्योंकि ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। ए और बी क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। भाई दोनों का कोई मतलब नहीं है ना। भाई दूसरी बार 3 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा, पहली बार डाइस पर क्या आया इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं।
तो P इंटरसेक्शन B पी ए इंटू पी बी होगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो पी ए मतलब 3/6 और ये कितना हो जाएगा 2/6। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1/6। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आपसे क्या बोला गया कि दो डाइस को फेंका गया है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ऑड नंबर फर्स्ट डाई पर आ जाए और मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए दूसरे डाइस पर। तो मैंने कहा भाई टोटल तो 36 है। अब 36 में वो काउंट कर लो आप जिसमें ऑड नंबर आया पहले डाइस पर और 3 का मल्टीपल आया। तो हमने कहा भाई ऑड नंबर 1 आया होगा, 3 आया होगा, 5 आया होगा। अब 1 के साथ क्या आ सकता है, 3 आ सकता है क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। 1 के साथ 6 आता है। 2 केस 1 के साथ आएंगे। यहां पर 2 के साथ कोई भी केस नहीं आएगा क्योंकि 2 हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डाइस पर, पहले डाइस पर, प्रथम पासे पर विषम संख्या आनी चाहिए। तो फिर 1 3 5 ही आना चाहिए पहले पर, और दूसरे पे क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल, 3 का गुणज, मतलब 3 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 3 के साथ भी 3 6 आ सकता है, 5 के साथ भी 3 6। तो ये 6 आपको फेवर कर रहे हैं। या तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका बेटा कैसे पता करेंगे कि स्वतंत्र घटना है यार, कैसे पता करोगे, क्या मतलब है, सिंपल, तुम्हें खुद की अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी। यहां पर 2 पासे फेंके हैं आपने, तो पहले पर क्या आया है, दूसरे कोई फर्क पड़ता है क्या, दूसरे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना। तो ये आपको तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लगानी पड़ेगी अपनी। आप अपने आप से खुद सोचिए कि ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं यही हैं यार। पहले पर, पहले डाइस पर जो आपने डाइस फेंका है उस पर क्या आया होगा, दूसरी बार फेंकने पर कोई फर्क पड़ता है क्या, कुछ भी आया हो पहले वाले पर। तो पहले पर ऑड आया है या नहीं आया है, क्या दूसरे पर फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है, बात समझ में आ गई, बोलिए कोई दिक्कत। बेटा रोना बंद करो और थोड़ी इंग्लिश में आप सुधार करिए क्योंकि जरूरी है। और ये आपको पहले से भी पता होगा, कोई ऐसी नई बात तो है नहीं कि पहले से नहीं पता, तो उसमें थोड़ा सुधार करिए और चलते चलते सुधार कर सकते हो। आप इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भी पढ़ते हो आप, एक पेपर होता है ना, तो वहां से तो आप में सुधार होना चाहिए। स्पीकिंग की सुधार, आप स्पीकिंग देखो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो आराम से 4-5 महीने में हो जाएगी आप। ठीक है, स्पीकिंग के वो भी आराम से हो जाएगी, उसमें भी सुधार करिए आप। अब मैं तो नहीं बताऊंगा आपको स्पीकिंग के बारे में, ठीक है। तो आप स्पीकिंग के बारे में भी अपनी इंग्लिश टीचर से पूछ सकते हो कि उसमें सर सुधार कैसे करें। बस थोड़ा इंग्लिश आ जाए बोलने, बस हो गया, बस काम। कोई ऐसे थोड़ा ना कि अंग्रेज बनना है आपको, ठीक है। इतना भी कोई नहीं भयंकर चाहिए कि आप सोचे ऐसी कोई अंग्रेजी बोलनी, नॉर्मल इंग्लिश होती है बस। तुम सुधार करोगे तब तो। अब तुम क्या करना चाह रहे हो, नहीं हमें तो हिंदी चाहिए, तुम्हें दिस की भी हिंदी चाहिए। तो अब क्या होगा, एग्जाम निकाल लोगे, 2 महीने बाद एसएसबी हो जाएगी, तो फिर कैसे सुधार करोगे। अभी सुधार करो, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ा ना है, भाषा ही तो है यार, क्यों नहीं आ जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज ही तो है, आ जाएगी आराम से। क्या बदलाव तो करो। चलो, एक बैग है, उसके पास 5 व्हाइट बॉल है, 7 रेड है, 4 ब्लैक्स है। 7 व्हाइट, 5 व्हाइट, 7 रेड और 4 ब्लैक्स बॉल्स है, ठीक है। 4 balls are drawn one by one without replacement, without replacement। मतलब 4 गेंदें एक एक करके बिना वापिस रखते हुए, बिना वापिस रखते हुए निकाली जाती हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि
हम्म, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन इज वाइट, कोई भी वाइट ना हो, कोई भी सफेद ना हो, कोई भी सफेद ना होने की प्रायिकता, कोई भी सफेद ना होने की प्रायिकता। ठीक है, कोई भी सफेद ना होने की प्रायिकता। अच्छा, सर यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है, विथ रिप्लेसमेंट है। एक मिनट, मैं यहां पर थोड़ा सा हटा देता हूं, विथ रिप्लेसमेंट है बेटा। बिना हटा देता हूं वर्ड, इसमें वापिस रखते हुए निकाली जाती है, विथ रिप्लेसमेंट है क्वेश्चन में। बेटा मेहनत करो या, तुम लोग रोते बहुत हो। ठीक है, मतलब तुम सोचो कि तुम, इतना जज्बा तुम्हारे पास है कि तुम्हें गोली भी लग जाए तो तुम्हें इस बात का डर नहीं है। इतना जो क्या बोलते हैं उसको, निर्भय बोलते हैं, जो इतना निडर आदमी है। तुम ऐसे ही तो हो, आप जा रहे हो तो क्या आप डरते हो गोली लगने से? ऑब्वियसली डरते तो आप डिफेंस में नहीं जाते। जब तुम गोली लगने से नहीं डरते हो, जब तुम ये सोचो कि तुम -20 डिग्री में लद्दाख ले जैसी जगहों पर काम करने से नहीं डरते हो, तो तुम एक छोटी सी अंग्रेजी और छोटा सा मैथ, इन सबसे डर के क्यों भागते हो इतना? ये बड़े समझ से मेरे परे है कि जब उतनी बड़ी चीजों से, जो कि बहुत कठिन है, ठीक है, मुझसे कहोगे कि मैथ सीखना है या फिर कोई सब्जेक्ट सीखनी है और -20 डिग्री में काम करना, मैं कहूंगा सब्जेक्ट सीख लेता हूं, -20 डिग्री में नहीं जाऊंगा। सोचो कितना आसान है। जब तुम वो करने के लिए नहीं डरते, तो तुम एक मैथ और इंग्लिश इन सब सीखने के लिए पीछे क्यों भागते हो? 4 balls are drawn one by one with replacement और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन इज वाइट। इसका मतलब है कि कोई भी वाइट नहीं होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट जो निकालेंगे वो भी वाइट नहीं होगी, सेकंड भी वाइट ना हो, थर्ड, ये फर्स्ट ये भी नॉन वाइट हो, नॉन वाइट, सेकंड भी नॉन वाइट हो, थर्ड भी नॉन वाइट हो और फोर्थ भी आपकी नॉन वाइट हो। यही तो करना है आपको। ठीक है, फर्स्ट नॉन वाइट हो, सेकंड भी नॉन वाइट हो। देखो आप क्या कर रहे हो, 4 बॉल निकाल रहे हो वन बाई वन, एक एक करके निकाल रहे हो विथ रिप्लेसमेंट। जो निकाल रहे हो फिर रख दे रहे हो, जो निकाल रहे हो वो रख दे रहे हो। तो ये बताना है कि भाई वो जो चारों बार तुमने बॉल निकाली है वो वाइट ना हो। तो हुआ क्या होगा, मैं कहता हूं पहली बार जो निकाली है वो भी वाइट ना हो। इस समय बताइए क्या ये आपको आपको यही तो निकालना है कि पहली भी वाइट ना हो, सेकंड भी वाइट ना हो, थर्ड भी वाइट ना हो, फोर्थ भी वाइट ना हो। क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है? बेटा ध्यान से देखिए, जब विथ रिप्लेसमेंट हो गया है तो दूसरी बॉल जब आपने निकालने गए होगे तो उसे तो सेम नजर आई होगी, वो उससे स्वतंत्र है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि रिप्लेसमेंट हो चुका है तो फिर उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि क्या निकला है। तो मैं कहूं कि फर्स्ट में व्हाइट ना निकलने की, तो व्हाइट कितनी है ऊपर, कितनी है, 7 4 11 5 16, टोटल तो 16 है। और जब हमने बॉल निकाली होगी तो व्हाइट ना निकली हो तो इस तरह की क्या है, 11 है। अगली बार भी 11 है। क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट हो चुका है, विथ रिप्लेसमेंट है, जो आपने निकाली थी वो फिर डाल दी है। अगली बार भी 11/16, अगली बार भी 11/16, अगली बार भी 11/16। ठीक है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन में गलत लिख दिया है क्या? एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ
सर चार कहां है? कौन सा चार? ये चार? अरे चार बॉल निकाली तो है मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ऐसे तो निकालोगे भाई। चार काम करना है ना आपको, एक एक करके आपने चार बॉल निकालनी है, और चारों की चारों वाइट नहीं होनी चाहिए। पहली भी वाइट नहीं होनी चाहिए, दूसरी भी वाइट नहीं होनी चाहिए, तीसरी भी नहीं होनी चाहिए, चौथी भी नहीं होनी चाहिए, चारों वाइट नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है, तो पहले वाइट ना हो, सेकंड वाइट ना हो, सबकी प्रोबेबिलिटी आपको सेम ही नजर आएगी। और क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है और आपको सबका इंटरसेक्शन चाहिए, ये भी ये भी ये भी ये भी होना चाहिए, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। सर जी गुना कैसे भैया? आप इवेंट डिसाइड करिए कि फर्स्ट इज नॉन वाइट, फर्स्ट इज नॉन वाइट, फिर बी इवेंट भी डिसाइड करिए, सेकेंड इज नॉन वाइट, सेकेंड बॉल इज नॉन वाइट, सी इवेंट डिसाइड करिए, थर्ड इज नॉन वाइट, और डी करिए, फोर्थ इज नॉन वाइट। और आपको ये तीनों चाहिए, मतलब चारों चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। आपको ये चारों इवेंट होने चाहिए, ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, सी भी और डी भी। फर्स्ट भी नॉन वाइट होनी चाहिए, सेकेंड भी। तो ये होगा पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्योंकि ये क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो बेटा पहला मैंने इवेंट किसको डिसाइड किया है कि वाइट नहीं होनी चाहिए। तो जब आप इसमें जा रहे थे और जब पहली बार आप गए, फर्स्ट इवेंट करने गए, यहां पर किसमें से एक बॉल निकाली और वो वाइट नहीं होनी चाहिए, तो टोटल 16 थी, आपके हाथ में 11 बॉल आई होगी। यदि इन 11 में से 11 आपको फेवर कर रही है ना, 16 तो आपने, 16 तो सारी बॉल निकलने का है, 16 में से एक निकलेगी, एक बॉल निकालोगे तो क्या होगा? 16C1 होगा। लेकिन उसमें से फेवर कौन करेगी? जो इवेंट है कि पहली नॉन वाइट होनी चाहिए, वाइट नहीं होनी चाहिए, तो फिर इनमें से 11 में से एक आई होगी तो आपको फेवर करेगी। ठीक है? चारों यदि एक साथ निकालोगे आप, तो फिर उसमें 1 माइनस करेंगे हम। चारों यदि एक साथ वाला केस होगा तो चारों की कोई भी वाइट नहीं होनी चाहिए, तो आप कितने में से 7 4 11 16, 16 में से 4 निकालोगे और वो चारों के चारों वाइट ना हो, तो पहले हम नन इज वाइट, कोई भी वाइट ना हो, तो 1 में से हम वो केस माइनस करेंगे जिसमें वाइट वाली पॉसिबिलिटी हो। सब कराएंगे बाद में, रहने दो अभी, बस इतना समझिए आप इसमें। बेटा इसमें एक साथ नहीं निकल रही है, एक साथ नहीं निकल रही है कि आप वाइट सब्ट्रैक्ट करोगे, एक साथ थोड़ा निकल रही है, एक एक करके निकल रही है भाई, एक एक करके निकल रही है, एक साथ नहीं निकाला जा रहा है, एक एक करके। 4 इवेंट हो रहे हैं इसके अंदर, एक इवेंट नहीं हो रहा इसमें कि आपने हाथ डाला और निकाल लिया, ऐसा नहीं कर रहे हो आप, एक एक करके कर रहे हो आप, एक एक करके निकाल रहे हो। ठीक है? चलिए करते रहिए, थोड़े कंफ्यूज होते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो समझ में आएगा। थोड़ी कंफ्यूजन जरूरी है। चैप्टर यदि आपको मैं केवल सोल्यूशन कराऊं तब तो आपको बहुत आसान दिखेगा, लेकिन है नहीं इतना आसानी है। चलिए, 2 इंटीजर्स, आप इसके सोल्यूशन पर मत जाइएगा, रीजन पर जाएंगे तो फिर आपको चैप्टर थोड़ा सा कठिन नजर आएगा। 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 से 11 इफ sum is even, then find probability both the numbers are odd। ठीक है? 1 से 11 में से दो पूर्णांक चुने जा रहे हैं, यादृच्छिक चुने जा रहे हैं, तो ठीक है,
यदि योग सम है तो संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता बताइए कि विषम होने की प्रायिकता, विषम होने की प्रायिकता, विषम होने की प्रायिकता बताइए बेटा। 1/1 और रैंडम कह रहा है एक ही होता है। एक एक करके रिप्लेसमेंट, सारे के सारे वाइट नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ चलो, ये 2 इंटीजर्स आर बताएंगे, तुम्हारी कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। पहले करो इन क्वेश्चनों को। 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एंड रैंडम फ्रॉम 1 to 12। 2 integers are selected at random from 1 to 11। दोनों में अंतर थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, आप करते रहिए, इसी दिन तुम्हारे पूरे डाउट क्लियर करेंगे। अभी तो थोड़े कंफ्यूज ही चल रहे हो तुम, कोई नहीं। 1 से 11 तक में से 2 इंटीजर लिए जा रहे हैं, ठीक है। एक इवेंट हो चुका है, वो इवेंट क्या हो चुका है कि सम जो है वो इवन है। जो सम है वो क्या है, इवन है। जो सम है वो क्या है, इवन है बेटा, ठीक ठीक। सम क्या है, इवन है। अब सम इवन कैसे होगा, जो इवेंट हो चुका है वो क्या है, सम इवन है। अब सम इवन कब होगा, जब इवन इवन का प्लस होगा या फिर ऑड और ऑड होंगे। ऑड ऑड होंगे तब उनका सम इवन होगा, और इवन इवन होंगे तब सम। यदि वो दोनों नंबर आपने इवन लिए हैं तो भी उनका सम इवन होगा, और ऑड लिए तब भी उनका सम इवन होगा। तो कितने तरीके से आप ये जो सम इवन है, कितने आपको ये इवेंट हो चुका है, तो सम इवन कितने तरीके से हो सकता है कि आप 2 इवन नंबर ले लो। इवन कितने यहां पर 2 4 6 8 10, आपके पास 5 में से यदि 2 इवन ले लेंगे तब भी इनका सम इवन हुआ होगा, ठीक है। या फिर दोनों के दोनों ऑड ले ले होंगे तब भी सम इवन होगा। ऑड कितने हैं, 6। तो ये इवेंट हो चुका है, तो इसकी संख्या जितनी भी होगी वो नीचे लिखा जाएगा। यदि ये दोनों इनका सम इवन हो चुका है तो ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों के दोनों नंबर ऑड थे। तो ऑड कितने तरीके से आप ले सकते हो, 6C2 तरीके से ले सकते हो। ये किसको किसको समझ में आया, देखिए मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है, अपना माइंड, क्योंकि ये रटने वाला चैप्टर है ही नहीं। अब देखिए ध्यान से, वो कह रहा है कि 1 से 11 तक जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से 2 इंटीजर आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब 1 से 11 तक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 में से 2 सेलेक्ट करने का तो 11C2 होगा। मतलब 11C2 तरीके से, ये इतने तरीके हैं 11C2, इतने तरीके से आप 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो 11C2 तरीके से। 11C2 मतलब 11 इंटू 10/2, मतलब 55 तरीके से, 55 तरीके से आप 55 तरीके से आप 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो 1 से लेकर 11 तक। उन 55 में एक 1 2 होगा, एक 1 3 होगा, एक 1 4 होगा, 5 6 होगा, 6 8 होगा, इस तरह के 55 आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब उन 55 में एक जो इवेंट हो चुका है, वो इवेंट ये हो चुका है कि जो उन संख्याएं हैं उनका सम इवन हुआ होगा। तो आपको 1 और 2 ये नंबर नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं लिया गया है। ये जो बी इवेंट हो चुका है उसमें 1 2 नहीं आएगा, उसमें 1 2 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इनका सम क्या है, ऑड है। 1 और
4, ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इनका सम क्या है, ऑड है। तो उन 55 में ये आपके बी इवेंट में नहीं आएंगे जो इवेंट हो चुका है। इस बी इवेंट में वो आएंगे जैसे ये वाले 1-5 ये आएगा, 1-7 ये आएगा क्योंकि इनका सम क्या है, इवन है। 2-8 आ जाएगा, इनका सम क्या है, इवन है। तो सम इवन, उन दोनों नंबर्स का सम इवन हुआ होगा तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों नंबर इवन रहे होंगे या तो दोनों के दोनों नंबर ऑड रहे होंगे। तो इसमें से दोनों के दोनों नंबर इवन हो, इसके सिलेक्शन का कितना तरीका होगा, तो है कितने इवन आपके पास, 5 इवन नंबर हैं, तो 5 में से 2 मतलब इतने तरीके से 5C2 कितना हो गया, 5C2 हो गया 10 आपके पास। इन 55 में से 10 ऐसे तरीके हैं जिसमें दोनों नंबर आपने चूज किए होंगे वो इवन होंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो इवन आएगा। और 6C2 हमारे पास 6 ऑड है, इसमें से उनमें से जब 2 सेलेक्ट हुए होंगे तो दोनों नंबर ऑड आए होंगे, उनको जोड़ेंगे तो इवन संख्या आएगी जो आपको चाहिए। तो 6C2 कितना आ जाएगा, 15। तो 25 ऐसे नंबर हैं मतलब 25 ऐसे पेयर मिलेंगे इसमें से 2-2 के, जिनको जोड़े हम तो वो उनका सम इवन आएगा। अब इन 25 में से कितने ऐसे हैं कि जिसमें दोनों नंबर ऑड है, तो ये जो 6C2 ये जो 15 नंबर हैं, ये जो 15 पेयर मिलेंगे ये वो सारे के सारे क्या हैं, दोनों नंबर्स उसमें ऑड है। तो ये 15/25 तो ये हो जाएगा 3/5। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? एक एक भी तो होगा, हम कहां कह रहा हूं एक एक नहीं होगा। अच्छा एक एक कैसे होगा ये बताओ, एक एक कैसे होगा बेटा? 2 नंबर लेने, एक एक नहीं होगा। फिर तुम नहीं समझ रहे हो मुकेश लोथिया जी, फिर आप नहीं समझ रहे हो कि मैं इन क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं। मैं जो क्वेश्चन आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, इसको करवाने के लिए मैं क्या करता हूं वो तरीका समझिए ना। मैं 11 में से 2 सेलेक्ट करने हैं वो ठीक है, मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं इस इवेंट को लिखता हूं जो इवेंट हो चुका है, उसको कितने तरीके से हो सकता है भाई। 11C2 तो आप टोटल में से 2 है, लेकिन ये वाला इवेंट हो चुका है ना, मतलब जो 2 नंबर आपने सेलेक्ट किए हैं उनका सम इवन आ चुका है। इस तरह के कितने संख्याएं हैं, 25 हैं। अब इन 25 में से आपको फेवर क्या कर रही हैं, ये मैं ऊपर लिखता हूं। इन 25 में से जो इवेंट हो चुका है उनमें से कितना आपको फेवर कर रही हैं। ये जो 25 पेयर आ चुके हैं उनमें से कितने ऐसे पेयर हैं जिसमें दोनों संख्याएं ऑड हैं, तो वो पेयर कौन से मिलेंगे, 6C2। जब 6 ऑड में से 2 ऑड सेलेक्ट किया होगा तो उसमें दोनों के दोनों ऑड नंबर होंगे, तो वो आपको फेवर कर रहे होंगे। इन 25 में 6C2 आपको फेवर कर रहा है, ये 15 नंबर। ये मैं करता हूं, आप तब से 11C2 के पीछे पड़े हुए। अजय कुमार यादव जी कह रहे हैं कि 5C2 प्लस 6C2 अपॉन 11C2। गलत है, ये गलत है। 6C2 कैसे होगा? अरे भैया इसमें से यदि 2 ऑड उठाने हैं, मतलब 2 नंबर उठाने और दोनों के दोनों ऑड हो, तो ऑड कितने हैं, 6 है ना, उसमें से 2 उठाओगे ना। ये गलत है क्योंकि तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व नहीं कर रहे, तुम पता किसको सॉल्व कर रहे हो। ये तब होता बेटा जब ये नहीं होता, आपका आंसर तब सही होता जब ये चीज नहीं होती। इफ द सम इज इवन नहीं दिया होता तब आपका आंसर सही होता। वो ये तब सही होता जब ये कंडीशन नहीं दी थी। मैंने आपसे इतना ही बोला है कि तुम पहले पिछले लेक्चर अच्छे से पढ़ के आओ। मैंने आपसे इतना बोला है कि पहले कंडीशनल जो इवेंट हो चुका होगा उसमें पता करेंगे कितने आपके उसको फेवर कर रहे हैं, मतलब सम इवन हो चुका है, इसकी संख्या कितनी है,
तो सम इवन इस तरह से हुआ होगा, या तो दोनों के दोनों इवन नंबर आए होंगे, इन 5 इवन में से 2 इवन आया होगा तब सम इवन हुआ होगा, या तो 6 ऑड में से 2 ऑड आया होगा तब सी हुआ होगा। मतलब 25 ऐसे पेयर्स होंगे, दो दो के ऐसे 25 पेयर होंगे जिनको जोड़ा होगा तो वो क्या आए होंगे, ऑड आए होंगे, सॉरी इवन आया होगा। अब उन 25 में से कितने ऐसे हैं जिसमें दोनों नंबर ऑड थे, ये आपको बताना है। अरे यार तुम गधा हो, तुम लोग तो बज्र गधा हो। 1 2 3 4 5, इसको मैं लेता हूं। मैं इसमें से ये कहूं कि इन 5 में से संख्याएं ली जा रही हैं, ठीक है। इसमें से 2 नंबर क्या किया जा रहा है, चूज किया जा रहा है, और कंडीशन मैं दे दूं, इफ सम इज इवन, सम इज इवन, फाइंड प्रोबेबिलिटी बोथ नंबर्स आर ऑड, कि दोनों नंबर क्या है, ऑड हो। तो ये जो सम इवन हो चुका है ये पता करना है कि सम इवन, ये बी इवेंट होता है। सम इवन हुआ होगा इस तरह कि कितने ऐसे पेयर्स नजर आ रहे हैं भाई, 2 आपने सेलेक्ट किए हैं ना, 2 चूज किए, तो ये बताओ कि सम इवन करने वाले कितने ऐसे 2 नंबर हैं। उन्हीं में से ये आपको बताना है कि अब जब ये हो चुका होगा तो उसी के अंदर ढूंढोगे, ऐसे देखोगे, अरे यार ये जो इवेंट हुआ है इसमें से ये देखते हैं कि ये वाला कंडीशन कहां कितने में दिख रही है, कितने में ये वाली कंडीशन दिख रही है कि दोनों के दोनों ऑड दिख रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि भाई ऑड होने, इवन सम होने के लिए, या इवन सम होने के लिए क्या क्या कंडीशन होगी, दोनों के दोनों नंबर इवन होंगे तब भी उनका सम इवन आ जाएगा, और दोनों के दोनों ऑड होंगे तो भी उनका सम इवन आएगा। अब बताइए कि इवन, दोनों इवन हो तो तब क्या लिख दूं मैं, 5C2 लिख दूं यहां पर। अरे भैया यदि दोनों के दोनों नंबर इवन लेने हैं तो इवन कितने हैं, 2 इवन है, तो 2 में से 2 इवन ले लूंगा, एक ही तरीका है इसमें। और दोनों ऑड लेने हैं तो ऑड कितने हैं हमारे पास, 3 है ऑड, तो 3 में से हम 2 ले लेंगे। तो अब ये तरीका कितना बना, 1 और 3 मतलब 4। इसमें से 4 ऐसे पेयर होंगे जिनको जोड़ने पर इवन आ रहा होगा। वो पेयर कौन से होंगे, एक होगा 1 3, अब मैं बी दिखा देता हूं आपको, 1 3, इसको जोड़ने पर 4 आ रहा होगा, 1 5, इसको जोड़ने पर 4 आ रहा होगा, ठीक है, 3 5, इसको जोड़ने पर 4 आ रहा होगा। ये 3 जो है ना वही 3C2 से आए हैं, और एक मिलेगा आपको 2 4 मिलेगा। इसके बताना मुझे, इसके अलावा बताओ मुझे, इसी जो इवेंट हो चुका है उसी के अंदर से ये हम ढूंढेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही कहती है, ये कई एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब आपके पास इसको आप टोटल में काउंट करेंगे। यदि ये इवेंट हो चुका है तो ये बताइए कि दोनों के दोनों ऑड हुए होंगे, तो दोनों के दोनों के ऑड कितने, ये 3C2 तरीके से होंगे ऑड, ठीक है। जब 3 ऑड में से 2 ऑड लिए गए होंगे, मतलब 1 2 3, ये बनेगा। अब ये मत कहना कि 3 1 हो जाएगा सर, ये बताओ, 2 नंबर 1 चूज कर रहे हो ना, तो 1 3 3 1 2 अलग चीज थोड़ा ना, एक ही चीज है। समझ में आ गया? क्योंकि ये छोटा था तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, लेकिन अब 1 से 11 तक मैं लिख नहीं सकता, 1 से 11 तक लिख नहीं सकता, इसलिए आपको ये चीज जो है ना, ये आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। 5 3 आ गया, कह रहा 5 3 नहीं होगा। अरे भैया सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो 5 3 और 1 5 और 5 1 में कोई अंतर तो है नहीं ना, नंबर चूज कर रहे हो ना, तो 1 5 5 1 अलग थोड़ा ना, एक ही है ना वो।
बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसको देखो, क्योंकि ये छोटा सा एग्जाम्पल था तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, लेकिन क्या मैं इसमें तो नहीं लिख सकता ना इतने बड़े में, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई जो ये बी इवेंट हुआ है जिसमें सम इवन है, सम इवन कैसे हुआ होगा? इवन, दोनों इवन नंबर आए होंगे और दोनों के दोनों ऑड आए होंगे तो सम इवन हुआ होगा। दोनों के दोनों इवन हो तो इवन कितने हमारे पास? परमुटेशन का इस्तेमाल है, हमारे पास चार पांच इवन है तो पांच में से दो इवन ले लिया तो दोनों के दोनों इवन। मतलब इतने तरीके से आप दो इवेंट सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों के दोनों इवन रहे होंगे। और 6C2 तरीके से आप 11C2 के अंदर ही ये हैं, 11C2 के अंदर ही ये तरीके हैं। 11C2 में तो सब कुछ आ गया होगा ना, लेकिन मुझे चाहिए दोनों के दोनों नंबर ऑड, दोनों के दोनों नंबर इवन। इस तरह के कितने पेयर हैं? तो ये पेयर है 25। अब इन 25 में जिसकी प्रोबेबिलिटी पीछा पूछ रहा है वो आपको फेवर करेगा। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? कि दोनों संख्याएं क्या हो? ऑड हो। तो इन ये जो 25 लिखे गए होंगे उसमें से ये जो 15 होंगे, ये 15, उनमें सब में ऑड, दोनों के दोनों ऑड दिख रहे होंगे तो वो आपको फेवर करेंगे। ठीक है? हाँ, तो अब बस रहने दो अब। ठीक है, थोड़ा जाइए, एग्जाम्पल देखिए, एनसीईआरटी इन सबके एग्जाम्पल देखिए, आरडी शर्मा है तो इनके एग्जाम्पल देखिए, तब ये चैप्टर में थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। क्योंकि इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन बहुत कठिन आ जाते हैं, कई आसान आ जाते हैं। इस बार क्वेश्चन बहुत आसान आया था, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर 2024 में भी आसान ही आएगा। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन हो सकता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, हाँ बस अब एनर्जी खत्म। कल मैं बता दे रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा। कल कल मैं आपको आपको इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। आप या तो ऐसे कर लीजिए, देखिए जो बी इवेंट था वो था 5C2 और 6C2, और ए क्या था आपका? 6C2। ए मतलब जो हो चुका है। अब बुक क्या करती है, उसे ए बाई बी निकालना है तो वो क्या करते हैं बुक्स में? ऐसे लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों हो चुके होंगे, तो दोनों हो चुके में कौन आएगा? अच्छा, दोनों नंबर ऑड में कितना आया था? एक मिनट, हाँ, दोनों में कॉमन कितना आएगा यहां पर? 6C2 अपॉन टोटल होगा 11C2, और पीबी मतलब 5C2 प्लस 6C2 अपॉन 11C2। या तो आप ऐसे लिखिए, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते हैं। हम सीधा क्या करते हैं? सीधा हमने कर दिया कि यार ये जो है इसी में से तो ये फेवरेबल आ रहे हैं ना, सीधे सीधे हम दिस अपॉन दिस कर देते हैं। अभी आप ज्यादा टेंशन ना लीजिए, सब्र रखिए, आप थोड़े से लगाइए। PYQ जाके एक बार ट्राई करना, कुछ तो लगेंगे थोड़े मोड़े। ठीक है, और संडे तक ये चैप्टर मैं आपको अच्छा कर दूंगा। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स भी लगभग संडे तक काफी हो ही जाएगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सब्र रखिए, पिछले चैप्टर्स को अच्छे से स्ट्रांग करिए। सीक्वेंस सीरीज का जल्दी आपको टेस्ट देखने को मिलेगा 120 क्वेश्चन का। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में जल्दी ही आपको टेस्ट देखने को मिलेगा 120 क्वेश्चन का। थोड़ा सा मेहनत करिए, जाके पहले 11th की बुक्स लगाओ, मैं तुम्हें DPP दूंगा तो मैं परेशान हो जाओगे। तो अभी जाइए आप 12th की 11th की जो बुक्स है उनको लगाइए, ये चैप्टर इतनी जल्दी नहीं अच्छा होगा। तुम 12th 11th की बुक है उसको जाके क्यों नहीं लगाते हो यार? मेरी बात मानते ही नहीं हो तुम।
जाइए उसको पहले लगाइए, उसकी एग्जाम्पल लगाइए, एक्सरसाइज लगाइए, तब आपका ये चैप्टर अच्छा होगा, तब इसके रैंडम क्वेश्चंस लगाओगे आप, नहीं तो नहीं लगेंगे क्वेश्चन, परेशान हो जाओगे। हाँ 12th से कर लो, जित एनसीईआरटी पूरी लगा डालो। आर डी शर्मा है तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जी है तो आर एस अग्रवाल की पूरी हर एक क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, जितना टॉपिक पढ़ाया गया है, तब ये चैप्टर अच्छा होगा। बाकी परमुटेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। बेटा वीकली मिनी टेस्ट में जाया करो यार, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, रोज क्लास ही नहीं करते तुम लोग।